कश्मीर तो मुद्दा ही नहीं। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल से जम्मू कश्मीर के मुद्दे को हमेशा के लिए हटाने की मांग की है। हिंदुस्तान ने इसे आउटडेटेड एजेंडा आइटम बताया है। हिंदुस्तान ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि इस बिना तर्क वाले मुद्दे पर दुनिया को कोई दिलचस्पी नहीं है। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से मांग की है कि कौमी सलामती के एजेंडे से भारत पाकिस्तान सवाल के पुराने पड़ चुके एजेंडे के तहत जम्मू कश्मीर का मसला मुस्तकिल तौर से हटाया जाए। हिंदुस्तान का कहना है कि बिना तर्क वाले इस मुद्दे से दुनिया को कोई लेना देना नहीं है। बिना नाम लिए पाकिस्तान पर सीधा निशाना लगाते हुए हिंदुस्तान ने कहा कि एक ऐसा वफ्द है जो बार बार ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर अमन में अपना किरदार अदा कर रहा है, लेकिन बदकिस्मती से वो ये समझने में नाकाम रहा कि उसे आलमी सतह पर दहशत फैलाने वालों का गढ़ माना जाता है। ये वफ्द सलामती काउंसिल में लगातार पुराने पड़ चुके एजेंडे पर बातचीत के लिए जोर देता है, जिसे काउंसिल के एजेंडे के सभी मामलों से मुस्तकिल तौर पर हटाए जाने की जरूरत है। वाज़ेह हो कि भारत पाकिस्तान सवाल के एजेंडे पर सलामती काउंसिल की फॉर्मल मीटिंग में पहली बार 6 जनवरी 1948 और आखिरी बार 5 नवंबर 1965 को गौर खौज किया गया था। पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के दावे के उलट 3 बार तो छोड़िए, भारत पाकिस्तान के मसले पर सिक्योरिटी काउंसिल में पिछले 55 वर्षों में एक बार भी कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, तो कश्मीर तो कोई मुद्दा रह ही नहीं गया है। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रूट्स इन कश्मीर के तर्जुमान अमित रैना और इसके साथ ही सियासी तज्ज़ियाकार इफ़रात जान भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। थोड़ी देर में और भी मेहमान जुड़ेंगे, उनका भी खैर मकदम करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं रैना सर आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमने देखा है कि आपने कश्मीर को बड़ी बारीकी से देखा है, समझा है और कई बार हमारे साथ डिबेट्स में भी आप शरीक हुए हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगा, जिस तरीके से यूएनएससी के अंदर ये कहा जा रहा है कि ये मसला अब हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ये कहता हुआ आया है कि भाई ये मसला कश्मीर है, मसला कश्मीर है, इसको सुना जाए, इसके ऊपर गौर खौज किया जाए। क्या लगता है कि अब इसको हमेशा हमेशा के लिए हटाने की वक्त आ पड़ा है? देखिए, इसमें बुतरोस गाली का एक स्टेटमेंट बहुत सालों पहले रहा है कि यूएन का जो ये इशू है, कश्मीर का जो इशू है, ये यूएन के परव्यू से बाहर है। और पिछले साल नवंबर में भी एंटोनियो गुतेरेस जो अभी करंटली सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के, उनका भी स्टेटमेंट है कि उन्होंने हवाला दिया है शिमला अकॉर्ड का 1972 का और कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो मसले हैं वो अब बायलैटरल लेवल पे हैं और यूएन में कोई लेना देना नहीं। तो जैसा आपने खुद ही बताया कि 65 के बाद इस बारे में कोई बात हुई ही नहीं है यूनाइटेड नेशंस में। और जिस 3 मीटिंगों की बात पाकिस्तान कर रहा है, क्लोज रूम मीटिंग थे, ना कोई रिकॉर्ड्स है, ना कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग है और उसको लेकर कोई पर्चा भी नहीं निकला है। तो जहाँ तक ऑफिशियल डिस्कशन है जम्मू कश्मीर को लेकर या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को लेकर, उसमें बड़ा साफ क्लैरिटी है कि यूनाइटेड नेशंस इस बात को अब आगे बढ़ाना नहीं चाहता, अपने परव्यू से हटाना चाहता है। और ये 2 बार दोनों पुराने सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा, करंट सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा है और हवाला ये 72 अकॉर्ड का दिया हुआ है, शिमला अकॉर्ड का। जी ठीक है इफ़रात जान, मैं आपसे समझना चाहूँगा क्योंकि कश्मीर की ज्योग्राफिकल सूरत हाल अब तब्दील हो चुकी है और उसके लिहाज से ये अब 2 यूनियन टेरिटरी में बदल चुका है। क्या ऐसे मौजू को यूएन के अंदर रहना चाहिए? देखिए, कश्मीर की ज्योग्राफी नहीं बदली है, कश्मीर की कार्टोग्राफी बदली है। तो ज्योग्राफी और कार्टोग्राफी में थोड़ा फर्क होता है। दूसरी बात, सवाल ये है कि ये जो मसला है यूनाइटेड नेशंस में किसने लिया? ये मसला यूनाइटेड नेशंस में जवाहरलाल नेहरू ने लिया और उसके साथ जो ड्राफ्ट बना था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी बनाया था। तो ये मसला हमारे ही देश ने यूनाइटेड नेशंस में लिया। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर ये मसला इतना आउटडेट हो चुका है जैसा बताया जा रहा है, तो यूनाइटेड नेशंस हमारे पास आके क्यों नहीं कहता भाई ये मसला आउटडेट हो चुका है, हम चाहते हैं कि अब ये मसला हमारी रजिस्ट्री से हट जाए।
हमको क्यों जाना पड़ता है उनके पास और कहना चाहिए इसको हटाइए? अभी समझ लीजिएगा सर कि अभी हटा नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने दरख्वास्त की है यूनाइटेड नेशन से इसको हटाने की। आखिरकार यूनाइटेड नेशन हमारे पास क्यों नहीं आके कहता कि इस मसले को आप हटा दीजिए? दूसरी बात, ये बात करते हैं कि कश्मीर कोई मसला ही नहीं है। भाई अगर कश्मीर कोई मसला ही नहीं है तो आप ने पूरे रियासत के 1 करोड़ 20 लाख करीब बाशिंदों को इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन आप डाल देते हैं, उस टाइम आप कहते हैं मसला है। जब आप हमारे चीफ मिनिस्टर्स को जेल में बंद कर देते हैं बिना किसी चार्ज के एक साल, उस टाइम आप कहते हैं मसला है। जब आप यहाँ पे ऐसे एक्ट्स लगाते हैं जैसे आर्म फोर्सेस स्पेशल पास एक्ट या आर्म्स एक्ट जो बाकी पूरे हमारे देश में नहीं है, उस टाइम आप कहते हैं, या डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट, उस टाइम आप कहते हैं मसला है। तो जब आप बार बार दिन में 10 बार कहते हैं मसला है, यहाँ पे जितनी कश्मीर में फॉर एग्जाम्पल फौज है उतनी फौज हम दिल्ली में नहीं देखते, उतनी फौज हम हरियाणा में नहीं देखते। जब हम सवाल करते हैं सरकार से इतनी फौज क्यों है रेजिडेंशियल एरियाज में, वो कहते हैं ये जी एक प्रॉब्लमैटिक एरिया है। तो जब आप बार बार खुद आपकी एक्शंस जो है वो कहती हैं कि ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं तो आप कहते हैं कि ये कोई मसला ही नहीं है। तो जहां तक देखा जा रहा है इंडिया ने ये यूनाइटेड नेशंस में इशू लिया है, तो क्या यूनाइटेड नेशंस इसको इश्यूज से हटाएगा वो देखने की बात है। मुझे नहीं लगता ये इशू को हटाया जा सकता है। दूसरी बात, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो है उनकी जो यूनाइटेड नेशंस का कहना था वो एक प्लेबिसाइट कराना चाहते थे, तो चूंकि यूनाइटेड नेशंस का जो उनका एजेंडा था वो कामयाब नहीं हो चुका है, इट विल बी इम्पोर्टेंट कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियली इस बारे में क्या कहते हैं। दूसरी बात जो हमने मैं आऊंगा इकरा, मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है इकरा, मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ बाबर कादरी जुड़ गए हैं, कश्मीर मसाइल के जानकार हैं। बाबर कादरी जी, जी बाबर, मैं आऊंगा बात पे कुछ क्लैरिफिकेशन दो तो फिर मैं फिर बाबर जी क्या चल पड़ेंगे, 1 मिनट लूंगा। ठीक है सर, बोलिएगा रैना जी, बोलिएगा। कश्मीर प्रॉब्लम है, कश्मीर डिस्प्यूट नहीं है। और जहां तक बात है यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन की, वो रेजोल्यूशन नॉन बाइंडिंग है, ओनली एडवाइजरी इन नेचर है, पहली बात। और उसके बाद जब आप शिमला अकॉर्ड करते हैं, अगर आप एक डिस्प्यूट लेकर जाते हैं पड़ोसी मुल्क के साथ और उस पड़ोसी मुल्क के साथ आप एक बायलैटरल एग्रीमेंट करते हैं जिसमें आप कहते हैं कि यूएन में ये रेजोल्यूशन अब नहीं रहेगा, तो जो 2 पार्टीज हैं डिस्प्यूट, अगर वो आर्बिट्रेटर को निकाल के कहते हैं कि आपस में बात करेंगे तो यूएन से अपने आप हट जाता है इशू। और पिछले 55 साल में अगर इस पर डिस्कशन नहीं हुआ है तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि यूएन इसको हटा चुका है। जहां तक बात है फौज की, दिल्ली एक इंटरनेशनल बॉर्डर एलओसी पे नहीं है, जम्मू कश्मीर एलओसी पे है, जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल बॉर्डर पे है। चाइना के साथ हमारा बॉर्डर आता है, तिब्बत के साथ बॉर्डर आता है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर आता है और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के साथ हमारा बॉर्डर आता है। तो आपकी आर्मी की संख्या जम्मू कश्मीर में ज्यादा रहेगी, दिल्ली में नहीं रह सकती, ये तो कॉमन सेंस की बात है। और जहां तक बात हो रही है इंटरनेट की, ये फिर से झूठ फहराया जाता है, इंटरनेट कश्मीर में इंटरनेट की, बिल्कुल, मैं इफ्रा में आ रहा हूं मोबाइल इंटरनेट 4G की रिस्ट्रिक्शन। जी इफ्रा जी बोलें। जी सिर्फ 10 सेकंड्स लूंगी। ये कहते हैं कि इस मसले को यूनाइटेड नेशन से ऑलरेडी हटा चुके हैं, तो जब ये मसला ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन से हटा चुके हैं तो आप क्यों आज यूनाइटेड नेशंस को बोल रहे हैं इसको हटाने के लिए, जब ऑलरेडी हट चुका है? दूसरी बात ये कहते हैं जब शिमला बायलैटरल एग्रीमेंट जब एक बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ तो बायलैटरल एग्रीमेंट के बाद जो है कि एक इंटरनेशनल मसला नहीं रहा। पर अगर वैसी बात आप कह रहे हैं तो आप बता दीजिए हम लोगों को कि शिमला एग्रीमेंट के बाद ही इंडिया और पाकिस्तान की सरकार यूनाइटेड नेशंस के पास क्यों नहीं गई और कहा कि आप इसको हटा दीजिए? और क्या शिमला एग्रीमेंट में जो यूनाइटेड नेशंस का जो ये एजेंडा, जो यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन है, उसमें एक स्पेसिफिक पार्ट है, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एज अ थर्ड एंटिटी करार देता है। क्या शिमला एग्रीमेंट में जो थर्ड एंटिटी थी यानी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो थर्ड पार्टी थी, जो यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज करता है एज अ थर्ड पार्टी, क्या उसने कह दिया ये बायलैटरल इशू है? तो आपको, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो हमारी जम्मू एंड कश्मीर की रही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जब 2 पार्टीज ने इसको हटाया है आर्बिट्रेटर को, जो कि फॉर्मलाइज भी नहीं हुआ, तो तीसरी पार्टी को क्या ये मंजूर है? नहीं मंजूर है, तो ये कैसे हट जाएगा जब 3 पार्टीज हैं? सिर्फ 2 पार्टीज ने कहा है हटा दीजिए, वो भी फॉर्मली नहीं कहा है। तो ऐसे तीसरी पार्टी कौन सी है मैम? पार्टी 2 ही है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूंट, अगर आप जिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करें, अगर आप उसका आईन पढ़ेंगी, उस आईन में जो जम्मू कश्मीर का आईन था उसमें कहता था द एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज इरवोकेबल।
इररिवोकेबल एंड फाइनल। सर मैं बात कर रही हूँ अगर आप जिस आईन की और जिस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की आप दुहाई दे रही हैं, उसमें पहला पेज कहता है, सेक्शन 4 कहता है, एक्सेशन टू इंडिया इज फाइनल एंड इररिवोकेबल। तो तीसरी पार्टी रही नहीं उसमें, पार्टी उसमें दो ही रहती हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और पाकिस्तान इसलिए पार्टी है क्योंकि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर आज ही पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान इसलिए पार्टी नहीं है कि जम्मू कश्मीर पर बात होनी है, पाकिस्तान इसलिए पार्टी क्योंकि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर बात होनी है पाकिस्तान से। शिमला एग्रीमेंट के बाद इंडिया एंड पाकिस्तान ने फॉर्मली यूनाइटेड नेशंस को क्यों नहीं बोल दिया इसको हटा दीजिए, ये एक बायलैटरल इशू है। तो बोल तो दिया, अब आप नाराज हो रही है। जब बोल दिया तो अब आप नाराज हो रही है, क्यों बोल रहे हैं? बोल तो रही है, फॉर्मली बोल दिया आज। ठीक है, मैं आप दोनों को बीच में रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ बोल दिया जी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं कादरी साहब। बाबर कादरी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान मुसलसल लॉबिंग करता आया है, हमने पिछले दिनों भी देखा था कि वो यूएन के अंदर हमेशा एक ही रट लगाता है मसला कश्मीर का। क्या इसको अब हमेशा के लिए नहीं हटा देना चाहिए? देखें, कहते हैं ना कि खुद को धोखा देना। अब अगर गवर्नमेंट अपने आप को धोखा देती तो ठीक है, अपने अवाम को धोखा दे रहे हैं। देखें, आप 370 को गलत समझ रहे हैं। सरदार पटेल ने ये प्लेस किया था पार्लियामेंट में और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसको सेकंड किया था। आपने बोला गलत हुआ। आपके जवाहरलाल नेहरू साहब ने ये यूनाइटेड नेशंस में मसला लिया। आज आप कह रहे हैं कि ये मसला ही नहीं है, तो फिर यूनाइटेड नेशंस में क्या करने जा रहे हैं? आप खुद ही इसको कह रहे हैं ये इंटरनल मसला है, खुद ही कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस में जाएंगे और उनसे कहेंगे कि इसको विड्रॉ करें। मुझे समझ नहीं आया फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया है क्या? आपने यहाँ से फ्रंट खोल के रखा है, चाइना सर पे बैठा हुआ है, पाकिस्तान यहाँ पे गोलाबारी कर रहा है। आप कितने फ्रंट्स पे खेलेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा। देश से बाहर ये मैसेज ठीक नहीं जा रही है। हिंदुस्तान से बाहर जो लोग हैं वो इस फॉरेन पॉलिसी पे हाहाकार कर रहे हैं। अभी ये हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कौन सी गवर्नमेंट है, इनकी फॉरेन पॉलिसी 10 दिन एक जगह पे होती नहीं है। एक दिन ये कहते हैं बायलैटरल, तीसरे दिन बोलते हैं ये नहीं जी यूनाइटेड नेशंस में जाएंगे विड्रॉ करने, चौथे दिन बोलते हैं नहीं इंटरनल मामला है। मुझे समझ नहीं आ रहा आप कर क्या रहे हैं जम्मू कश्मीर के साथ। आप जम्मू कश्मीर के साथ ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं ना, आप अपने मुल्क की सॉवरेंटी के साथ खेल रहे हैं। देखें, आप जंगी माहौल में हैं, अभी मशकें हो रही हैं लद्दाख में, आप समझ नहीं पा रहे हैं आप कहां हैं। आपने तो हिंदुस्तान को बर्बादी के कगार पे लाया हुआ है। मेरी ये रिक्वेस्ट है, किस तरह से बर्बादी के कगार पर कादरी साहब, आप बायलैटरल इशू को बाबर कादरी साहब, किस तरह से बर्बादी के कगार पर लाया गया है? मैं बताऊं, आपने 370 को एबॉलिश करके चाइना को एक्टिवेट करवा दिया, तभी से तो चाइना वहां से आपको गलवान वैली और यानी कि 370 हटने से चाइना एक्टिव हुआ है, उससे पहले चाइना एक्टिव नहीं था। आपने यूनाइटेड नेशंस में खुद मसला लिया और उस यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन की आपने वायलेशन की है। 370 हटा के आपने ये क्या बात है? और जो अदर 2 स्टेक होल्डर, ये तो बात है, पाकिस्तान और चाइना का तो यही स्टैंड है। बाबर कादरी साहब, आप या तो आप इतिहास से वाकिफ नहीं है या इतिहास को तोड़ मरोड़ के चाइना और पाकिस्तान का यही स्टैंड है। वो कह रहे हैं कि इंडिया ने वायलेट किया है यूनाइटेड नेशंस के तहत, सो वी हैव एवरी राइट टू गो अहेड। आप क्या कर रहे हैं? आपको पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हैं। आपने तो चाइना को भी स्टेक होल्डर बना दिया। बिल्कुल गलत बात है। आप बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं, आप बिल्कुल झूठ बात बोल रहे हैं। कह दीजिए ना ये गलत। मैं आपको बताता हूं, सुनिए, अगर आपको इतिहास, वैसे आपको इतिहास मालूम है मगर नहीं मालूम है तो सुन लीजिए। यूनाइटेड नेशंस में मसला गया चैप्टर 6 के अंदर, जो चैप्टर है पीस को लेकर होता है, मुझे पता है, मैं कानून जानता हूं भाई, मैं लिया जाता है, जो नॉन बाइंडिंग इन नेचर है, व्हिच इज नॉट, व्हिच कैन बी रिजेक्टेड बाय ईदर पार्टी। चैप्टर 7 के जो रेजोल्यूशन होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, चैप्टर 6 के रेजोल्यूशन नॉन बाइंडिंग होते हैं, कैन बी रिजेक्टेड बाय एनी पार्टी। एक और जिस बात के रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इतने दर से बात कर रहे हैं, उसका पहला पॉइंट है कि पाकिस्तान विल वेकेट ऑल द ऑक्यूपाइड एरियाज, will withdraw its forces, will withdraw the people who are settled there। पाकिस्तान ने वो किया क्या? आप देश को बताइए आपकी फॉरेन पॉलिसी है क्या? आपकी तो फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। आप कहते हैं बीच में बायलैटरल है, आप कौन से आपके पाकिस्तान में रहते हैं क्या? आपकी फॉरेन पॉलिसी का क्या मतलब होता है? आप देश को आप पूछिए हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है? मेरी तो ये फॉरेन पॉलिसी नहीं है जो आप कह रहे हैं। इंटरव्यू दे रहे हैं क्या? एक पॉइंट पे फॉरेन पॉलिसी एक होती है,
या तो अगर आप इंटरनेशनल इतिहास मसला जाके पढ़ के आइए बाबर कादरी साहब, यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन पढ़िए, उसके चैप्टर पढ़िए, उसके बाइंडिंग पढ़िए। इसके बाद 2001 में बुतरोस गाली का स्टेटमेंट है कि कश्मीर ठीक है, फिर आज क्यों जा रहे हैं नो मोर वैलिड, इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, इट हैज गॉन बियॉन्ड दैट। ये 2002 का यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल का स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ये रेजोल्यूशन ही नहीं है, रिकमेंडेटरी है, तो आज क्यों आप अप्रोच कर रहे हैं? नहीं, कादरी साहब एक बात बताइए मुझे, कादरी साहब, पढ़ के आइए। बाबर कादरी साहब, जी बाबर कादरी साहब, हिंदुस्तान में आप माशाल्लाह रहते हैं, हिंदुस्तानी है, इससे तो कोई इनकार नहीं है। तो ये आपकी और उनकी पॉलिसी क्या हो रही है? पॉलिसी तो इंडिया की है ना, हिंदुस्तान की पॉलिसी है, और हिंदुस्तान के ये कम से कम ये हिंदुस्तान की पॉलिसी नहीं हो सकती है, ये बीजेपी आरएसएस की फॉरेन पॉलिसी तो, है। मुझे लगता है इसमें इंटरनेशनल षड्यंत्र है, और भाजपा और आरएसएस में इंटरनेशनल नहीं, अगर यूएन के अंदर ये मसला उठाया जा रहा है, अगर यूएन से कहा जा रहा है कि ये मुद्दा नहीं है, तो आपको इसमें क्या तकलीफ है? मुझे तकलीफ नहीं है, हिंदुस्तान आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको तकलीफ है। फिर आप कह रहे हैं आपकी पॉलिसी, नेशंस में ये हिंदुस्तानी सरकार की पॉलिसी है ना? मैं वही कह रहा हूं, आपके हिंदुस्तानी सरकार से अलहदा है, आपके हिंदुस्तानी सरकार से अलहदा है। मेरी ये पॉलिसी है सब कॉन्टिनेंट साउथ एशियन रीजन की जो कंसोलिडेशन एंड स्ट्रेंथनिंग के लिए हमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के बीच में एक डायलॉग प्रोसेस करना चाहिए। ये जो आप डिविएशन उस पाकिस्तान से हम डायलॉग करें जो लगातार मुसलसल गोलीबारी कर रहा है, उस पाकिस्तान से हम डायलॉग करें। आपने प्रो किया पाकिस्तान, नहीं, आपने क्या, ये क्या मतलब होता है? आप किसकी तरफ से बोल रहे हैं? आप किसकी तरफ से बोल रहे हैं कादरी साहब? बाबर कादरी साहब, आप किसकी तरफ से बोल रहे हैं? किसने मौका दिया? डिच नहीं किया होता। आपको पता है कितने रोजाना यहाँ पर गोलीबारी हो रही है? रोजाना यहाँ पर जो मकामी शहरी उनको निशाना बनाया जा रहा है। किसने करवाई? ये अमित शाह और मोदी ने करवाई, अमित शाह मोदी जी की सरकार ने करवाई, हिंदुस्तान ने। आपने हिंदुस्तानी को मैं इफरा जान से जानना चाहूंगा। ठीक है, ओके सर, आपने अपनी बात रखी। इफरा जान, ये बताइएगा कि मकामी शहरियों के ऊपर लगातार गोलीबारी हो रही है, बंकर्स उनके हिफाजत के लिए सरकार बना रही है, उनकी हिफाजत के लिए, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार का साथ दे रहे हैं। जी देखिए, मैं उम्मीद करती हूँ मुझे कोई नहीं टोकेगा, मैंने भी किसी को नहीं। मैं पाकिस्तान सर मैं आ रहा हूँ, कादरी साहब मैं आपके साथ आ रहा हूँ। मैं आपको आपका आईना, कादरी साहब मैं आपके साथ आ रहा हूँ, आपको आईना दिखा रहा हूँ। सर आईना देखा हुआ है मेरा। पाकिस्तान को और जम्मू कश्मीर इफरा जान कुछ कहना चाह रही है, ठीक है? देखिए सवाल ये है कि सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी नहीं हो रही है। अगर आप न्यूज में आज लगातार देखें, मुसलसल देखें, चाइना की तरफ से भी इंकर्जन है। जो अगर आप देखेंगे कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो खुद कहते हैं कि चाइना जो है लद्दाख में अंदर घुस गया था, उनका जॉइंट स्टेटमेंट है। तो हमारा पाकिस्तान से भी प्रॉब्लम है, जो हम सभी देख रहे हैं, गोलाबारी और बॉर्डर टेंशन है। हमारा चाइना से भी बहुत ज्यादा बॉर्डर टेंशन है। हमारा अब नेपाल से भी बॉर्डर टेंशन शुरू हो गया है, उस नेपाल से जिसको हम अपना छोटे भाई की तरह, हम फॉरेन मिनिस्टर है वो हमसे मिलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको हमने सीएए की वजह से नाराज कर दिया। जब हमारे देश के गृह मंत्री ने उनको टर्माइट्स और कीड़े मकोड़ों का नाम दिया, इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को, तो अब बांग्लादेश हम लोगों से बात करने को तैयार नहीं है। श्रीलंका और बांग्लादेश जो था वो हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड था फॉरेन पॉलिसी में। श्रीलंका जो है उसकी हमारे साथ कभी बनती नहीं थी, क्योंकि तमिल प्रॉब्लम जो हमारा रहा है। तो सवाल ये, एक सेकंड, मैंने पहले कहा था मुझे कोई प्रणब मुखर्जी के देहांत पर कोई भी आप न्यूज़पेपर देते जाएंगे, फिर कहेंगे कोई टोके नहीं, वो नहीं हो सकता ना। आपको किसने कहा बांग्लादेश हमसे बात करने को तैयार नहीं है? मिलने को क्यों बार बार हम वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी हमारे साथ मीटिंग्स क्यों? क्या है वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरीज हमारे साथ मीटिंग्स क्यों कैंसिल कर रहे हैं? पूरा न्यूज में था। व्हाट्सएप में नहीं आया होगा अमित रैना जी, कोई बात नहीं, लेकिन व्हाट्सएप पे सारी न्यूज नहीं आती। आप कहीं व्हाट्सएप पे तो आप पढ़ती हैं, आपके पास नेट नहीं है ना, तो इसलिए आप बताइए मुझे, आपने कहां से पढ़ा और कारण क्या दिया था बांग्लादेश सरकार ने? मुझे बता दीजिए जरा, आप कारण भी बता दीजिए उस मीटिंग कैंसिलेशन का। दूसरी बात, ये जो आप और बाबर कादरी कहते हैं, ये जो डबल स्टैंडर्ड चलते हैं आप लोगों के, कभी कहते हैं कि बायलैटरल बात होनी चाहिए, ये डिस्कशन होना चाहिए। जब हिंदुस्तान साइन करता है शिमला अकॉर्ड, फिर आप कहते हैं शिमला अकॉर्ड का क्या फायदा है, यूएन में रेजोल्यूशन है। तो आप एक ही पथ पे चले तो अच्छी बात है। कश्मीरी में कहते हैं कुन्नी डंज गस्पाकुन, तो एक ही रास्ते पे चले, एक ही पथ पे चले तो बहुत अच्छी बात होगी। या तो कहिए जी यूएन से ही बात करेंगे, या तो कहिए जी बायलैटरल करेंगे।
एक सब श्वास में कहते हैं कि जी बायलैटरल होना चाहिए, एक श्वास में कहते हैं यूएन होना चाहिए। अगर आप यूएन की भी बात करना चाहते हो तो पहले निवेदन करिए पाकिस्तान को, अपने आकाओं को, उनको कहिए कि जो पहला पॉइंट है उसको इंप्लीमेंट करें, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को खाली करें, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को खाली करें, गिलगित बाल्टिस्तान को खाली करें, और जो चाइना को शख्स काम दिया हुआ है वो खाली करें। बाबर काजी साहब बाद बात करेंगे। ये मतलब जी ये एक और पॉइंट तीन यूएन सेक्रेटरी जनरल के ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं, तीन सेक्रेटरी जनरल के, ठीक है। तीनों कहते हैं कि कश्मीर रेजोल्यूशन, और जो बात हो रही 3 बार मीटिंग हुई है, तीनों बार सिक्योरिटी काउंसिल ने मना कर दिया इसको मेन रेजोल्यूशन बनाने पे, इसको डिस्कशन करने पे। उन मीटिंगों में चाय पे क्या डिस्कशन हुआ, चाय के ऊपर किसी को नहीं पता, कोई रिकॉर्ड नहीं उन मीटिंग का। मेरे हिसाब से तो कश्मीरी नहीं डिस्कस हुआ। आप प्रूव कर दीजिए कश्मीर डिस्कस हुआ, क्योंकि उन 3 मीटिंगों में क्या डिस्कस हुआ ऑफिशियली कहीं रिकॉर्ड नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर्स ने कहा इसको असेंबली में नहीं लाएंगे, डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। फिर भी आप कह रहे हैं जी यूएन का रेजोल्यूशन मुद्दा है। 3 सेक्रेटरी जनरल कह चुके हैं कि यूएन का परव्यू नहीं है। अब बिल्कुल तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा हो रही है। मैं आप तमाम मेहमानों के पास आऊंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। वक्फे के लिए रुक रहे हैं, वक्फे के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे कि अगर हम बात कर रहे हैं मसला कश्मीर की, जिसको हटाने की बात यूएन से की जा रही है, उसको हटाने में आखिर दिक्कत क्या है, और बाबर काजी साहब से ये पूछेंगे कि अगर इसको हटा दिया जाता है तो उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। एक ब्रेक के बाद कश्मीर तो मुद्दा ही नहीं है, और इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशन से इसको हटाने के लिए बात कही जा रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इफरा जान, क्या अब ये वक्त नहीं आ गया है, क्योंकि हमारे वजीर दिफा कह चुके हैं कि अगर अब बात होगी तो पाक अधिकृत कश्मीर पर होगी, क्या हमें वहां पर चलकर चढ़ाई कर देनी नहीं चाहिए? क्या ऐसे मौके पर जब हम उनके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे मौके पर हम इस बात का जिक्र करें कि यूनाइटेड नेशन में यह मसला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, हमें इस बात का जिक्र मैं नहीं कर रही, इस बात का जिक्र भारत की सरकार कर रही है कि ये मसला जो है यूनाइटेड नेशंस में नहीं होना चाहिए और एडवाइजरी रेजोल्यूशन से भी इसको हटा दिया जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल भारत की सरकार को अभी चाहिए कि वो कश्मीर और जम्मू और लद्दाख की डेवलपमेंट पे काम करे, वो यहाँ के लोगों पे काम करे। वो चाइना में जो ऑलरेडी, जैसे मैंने बोल चुके हैं कि चाइना ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर अंदर आ चुका है, वो चाइना को बाहर निकालने की बात करे। रोज रोज उनके साथ लड़ाई हो रही है, वो डेवलपमेंट की बात करे। वो बच्चों, जैसे आज पूरी दुनिया में लोग, आपके बच्चे भी होंगे, सबके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस यूज कर रहे हैं एजुकेशन के लिए। यहाँ पे अभी भी 1 करोड़ 20 लाख बाशिंदों के लिए 2G इंटरनेट है, जिसकी वजह से बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लास तक नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। ना तो जम्मू के बच्चे एग्जामिनेशन के लिए ये मामला कोर्ट में जा चुका है। कोर्ट की तरफ से सरकार ने कोर्ट के अंदर बता दिया है कि क्या मसला है, और इसलिए हम उसको धीरे धीरे करके इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अभी 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कश्मीर के अंदर लागू हो चुका है, 4G वहां पर चल रहा है। ये मामला जेर समात है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर कह दिया है। बच्चे जो है सिर्फ उन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं पढ़ते हैं। नहीं, तो बात ये है कि तो ये आपके हिसाब से नहीं करेगा ना। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, सरकार ने जवाब दे दिया है, सरकार अपने स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर कदम उठा रही है। वही तो मैं कह रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप कदम उठा रही है। लेकिन डेवलपमेंट का क्या हुआ? 40 करोड़ का नुकसान हमारी स्टेट को हुआ है। तो हमारी सरकार को चाहिए हमारे जीडीपी पे काम करे, इकोनॉमी पे काम करे, एजुकेशन पे काम करे, लद्दाख से चाइना को हटाने का काम करे। और हमारी सरकार कर क्या रही है? भाजपा की सरकार, जिसको फॉरेन पॉलिसी की कोई समझ नहीं है, वो यूनाइटेड नेशंस में जाके बोल रही है भाई आप कश्मीर के मसले को हटा दीजिए। भाई आप क्यों नहीं खुद इतना पीस ला पाते हैं? आप क्यों नहीं ऐसी डिप्लोमेसी पाकिस्तान के साथ चलाते हैं, चाइना के साथ चलाते हैं कि यूनाइटेड नेशंस खुद आपको आके बोल दे कि अब ये मसला नहीं रहा, आप इसको हटा दीजिए। तो ये एक और तीर जो है बीजेपी की सरकार ने हवा में चलाया है, जिसका 370 के बाद कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, इसका भी कोई रेजोल्यूशन नहीं आने वाला है। ठीक है, आपने अपनी बात कही। ओके, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपके पास आऊंगा। अमित रैना जी, जो बात ये कह रही हैं इफरा जान कि ये मसला जो है खुद यूएन को कहना चाहिए कि भाई आपका मसला बड़ा बेकार सा हो गया है, इसके अंदर आपको दम नहीं रहा है, इसको हटाइएगा, क्या ये भी मुमकिन हो सकता है? देखिए, यूएन एक आर्बिट्रेटर था इस डिस्प्यूट में लेकर,
और अगर आप देखें रेजोल्यूशन में कोफी अनान का स्टेटमेंट है, उसके बाद बुतरोस गाली का स्टेटमेंट है, और अभी एंटोनियो गुतेरेस का भी स्टेटमेंट है कि ये कश्मीर जो है अब एक बायलैटरल इशू है। ये बड़ा सिलेक्टिव नहीं हो सकता कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को जो 62 में हुआ, आपके 48 यूएन अपील के बाद हुआ, आप उसको बायलैटरल मांगने। शिमला एग्रीमेंट, क्योंकि आज आपको लगता है कि मुझे कश्मीर का मुद्दा अलाइव रखना है, तो इसलिए वो बायलैटरल नहीं, मैं यूएन में जाऊंगा। अगर पाकिस्तान को बायलैटरल एग्रीमेंटों पे डिस्कशन नहीं करना है, उनको यूएन में ही जाना है, तो मुझे लगता है हमें कहीं ना कहीं इंडस वाटर ट्रीटी भी रिव्यू करनी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर बायलैटरल ताशकंद एग्रीमेंट आप बायलैटरल करते हैं, उसके बाद आप 72 का शिमला अकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद लाहौर डिक्लेरेशन करते हैं, आप बायलैटरल एग्रीमेंट करते हैं और फिर कहते हैं हम यूएन में जाएंगे, तो मुझे लगता है फिर हमें सारे बायलैटरल रिव्यूज रिव्यू करने चाहिए, जिसमें इंडस वाटर भी होना चाहिए कि ठीक है अगर आपको यूएन में जाना है। और मुझे अगर व्यक्तिगत पूछेंगे, व्यक्तिगत मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि अगर यूएन इस मसले को उठाए, क्योंकि पहला ही पॉइंट उस रेजोल्यूशन का बड़ा ही क्लियर है कि पाकिस्तान को पूरा का पूरा एरिया वैकेट करना है, अपने फोर्सेस हटाने हैं और इंडियन फोर्सेस को टेक ओवर करना है वो एरिया। तो अगर पाकिस्तान रेजोल्यूशन चाहता है यूएन की, तो सबसे पहले वेकेट करें। और मेरे साथ मगर क्योंकि अब आप एक बायलैटरल एग्रीमेंट कर चुके हैं और दो सरकारों के बीच का एग्रीमेंट है, ये आपको कहीं ना कहीं फॉलो करना पड़ेगा। अब जहां तक बात आती है कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है, अभी देखिए, अभी हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर नहीं आए क्योंकि हमने कीड़े मकोड़े टर्माइट कहा, जो झूठ था। अमित शाह ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। और उस समय के बाद ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन है बांग्लादेश से कि जनवरी में यूएई प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश की यूएई में मीटिंग थी, यूएई के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग थी, और इस कारण उनको उनके साथ जाना पड़ा, इसलिए वो रायसीना टॉक्स में नहीं आ सके। तो ये कारण रहा है। तो अब बायलैटरल, और यूएन कह चुका है 3 बार, और आपके पिछले साल के प्रयास चाइना और पाकिस्तान के, चाइना आप ख्याल रखिए, चाइना एक परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन काउंसिल का, उसके बाद भी ये यूएन असेंबली में डिस्कस नहीं हुआ, यूएन परमानेंट काउंसिल में डिस्कस नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं यूएन ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, और भारत ने आज फॉर्मल अपील कर दी है कि अब आप इसको हटाइए। तो जब आप अपील करेंगे, अगर आप कोर्ट में जाते हैं केस लेकर, जब तक आप विड्रॉ नहीं करेंगे वो केस रहता है वहां तक, या खारिज हो जाता। आपको सरकार ने अपील करी कि इसको खारिज करिए, ये इररिलेवेंट रेजोल्यूशन है, उसमें मुझे पूरा यकीन है कि यूएन इस पे अमल करेगी। ठीक है बाबर कादरी साहब, शिद्दत पसंदी की राह छोड़कर अगर तरक्की की तरफ हम बढ़ रहे हैं, या फिर अगर हम कहें कि सियासी पार्टियों का जो पिछला रद्दअमल रहा है उसमें कैसा लचर रवैया रहा है वो भी हमने देखा है, तो अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर इस मसले को ख़त्म किया जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? जनाब, अगर आपने एक्सट्रीमिज़म और शिद्दत पसंदी को छोड़ दिया होता शायद ये हालात नहीं होते। आप अपने अवाम को सच कहिए कि यूएन में ये कोई हिंदुस्तान की पार्लियामेंट नहीं है, यूनाइटेड नेशन है, वहाँ पे चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, और चाइना और पाकिस्तान के एलाइज भी है। क्या आपको वो ये विड्रॉ करने देंगे? ये अपने अवाम को आप धोखा मत दीजिए कि हिंदुस्तान वहाँ से विड्रॉ करवा सकता है। फर्स्ट। सेकंड, आप अभी कह रहे थे, ये आपके हमारे को पैनलिस्ट कह रहे थे कि बांग्लादेश हमारे साथ, नेपाल तो आपको यहाँ से, भूटान आपके साथ नहीं है, क्या बोलते हैं आप? कितना धोखे आवाम को। आप क्लियर आ जाएं। अगर आपको रियली प्रोग्रेस करना है, अगर आपको अमन चाहिए साउथ एशियन रीजन में, तो पाकिस्तान, ये नेपाल, बांग्लादेश और चाइना, भूटान, इन सब के साथ दोस्ती करें। अब देखें, जितना आप क्लोज होते जाएंगे अमेरिकन को, वो आपको वही हाल करेंगे जो उन्होंने सद्दाम हुसैन के साथ किया, पाकिस्तान के साथ किया। कहां से लाते हैं आप ये डेटा? याद रखिए, जो भी तारीख में अमेरिकन के क्लोज गया वो बर्बाद हो गया। जी देखिए, अभी अमित रैना जी ने एक बात, ये तो आप सऊदी को बताइए ना। ऐसा कुछ न्यूज ही नहीं हुआ, ऐसा कुछ न्यूज में ही नहीं आया कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने हमसे मिलना छोड़ दिया, फिर 2 मिनट बाद वो चोरी चोरी ब्रेक मैम ये टीवी पे सामने है, ये खबर है, मैंने ये नहीं कहा, मैंने आपसे कहा कि क्यों कैंसिल हुआ है, आपने जो कारण दिया है वो आप झूठ बोल रही हैं। आ रहा हूं मैं कादरी साहब, आप झूठ बोलना बंद करें। कादरी साहब आ रहा हूं मैं भी, प्लीज आप झूठ बोलना बंद करें। आप जो अपनी बिल्कुल आ रहा हूं, कहानियां बनाती हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज की, वो बंद करिए आप। बांग्लादेश जो है वो फॉर्मली और चैप्टर 6 और चैप्टर 7 पढ़ के आइए यूनाइटेड नेशंस का।
रहा है। बांग्लादेश कोई ना कोई बहाना देके बार बार हमसे मिलने में मना कर रहा है। अब वो मुंह पे तो आपको नहीं बोलेंगे कि दफा हो जाइए, लेकिन डिप्लोमेटिकली वो बहुत तमीज से आपको बोल रहे हैं कि उनको नहीं मिलना। नहीं तो इफ्रा जान, अब तो आप बताया होगा तज्जियाकार बन उन्होंने। गई है, उनकी स्पोक्स पर्सन बन गई है बांग्लादेश की। आपको सब मालूम होगा कि बांग्लादेश क्या चाहता है, क्या नहीं आपको चाहता फोन है। करके अगर बताया वो कोई होगा। अमल भी कर रहा है तो उसके पीछे की पॉलिसी भी आपको मालूम है। मैं अपने देश की स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी की एडवोकेट हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में हमारे जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं वो सभी हमारे दोस्त बरकरार रहे, और मेरी आंखें बंद नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि बांग्लादेश कंटिन्यूअसली मिलने से मना कर रहा है। उनके जो आपको CAA ये भी मालूम होगा कि प्रणब मुखर्जी के देहांत पर एक डे का ऑफिशियल मॉर्निंग बांग्लादेश ने हेलो। डिक्लेयर किया। वो जी, मैं इंडिया सुन पा के रहा हूं। फॉर्मर प्रेसिडेंट राजे साहब, थे। मैं आ रहा हूं। ये शायद आपको मालूम है। सवाल ये है कि आप गूगल तो कर आपकी लीजिए ये बांग्लादेश स्टेटमेंट में आप ये जो अपने आप अजम्पशन लगा के बैठी हुई है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट सही नहीं है। मुझे खबर आई है जमात इस्लामी बांग्लादेश से कि ये है, वो नहीं है। लोग नहीं आ रहे तो आपसे फॉरेन सेक्रेटरी साहब से मिलने से मना क्यों कर रहे हैं बीजेपी सरकार से? आप वो जवाब क्यों नहीं देते? बार बार मीटिंग्स कैंसिल क्यों हो रही है? मैम वो आप क्यों ऑफिशियल सामने आके स्टेटमेंट कहते पढ़ हैं कि लीजिए ना, पढ़ के सुना दिया मैंने आपको। आप पढ़ के सुन ऑफिशियल लीजिए स्टेटमेंट कहना चाहता मैम। मैं आ रहा हूं। बांग्लादेश की वेबसाइट पे जाइए और पता चल जाएगा आपको कि पे आप तो लिखा अपनी यही है मन ना गढ़ंत कि- कहानियां ना बनाएं। आप ठीक है, कम एक बार कम फिर ये से कहते मसले पर कि लौटते हैं। ये हम देखिए, बांग्लादेश ये पर कहाँ कारण जा रहे हैं? हम सरकार अभी ने दिया पाकिस्तान है। पे बात कर लेते हैं जरा। ठीक है, बाबर कादरी साहब, इनका अब आप इनका प्रयास हमेशा रहता है कि पाकिस्तान 10 का सेकंड, टॉपिक 10 कैसे सेकंड मुझे डाइवर्ट चाहिए, हो, 10 सेकंड कैसे चाहिए। चाइना को लाया जाए, कैसे बांग्लादेश को लाया जाए, कैसे नेपाल को लाया प्लीज जाए। अमित जी, मैं आपसे कश्मीर बात पे करके और कुछ करना पाकिस्तान चाहता पे बात करना से अमित रैना जी, हिचकिचाते मैं हैं आपसे क्योंकि कुछ बात पोल करना खुलती है चाहता उसमें। ठीक है, हाँ बाबर कादरी साहब बोलिए। अमित जी हाँ सर, बाबा जी बोलिए। अमित मुझे सुनिए। अमित जी। जी आप मुझे सुनिए। आप यूनाइटेड नेशंस में रिकॉर्ड चेंज करने जा बिल्कुल रहे हैं बाबा जी, ना। हमारी बार एसोसिएशन, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में है कि कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। वो तो जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के साथ एंगेज कर रही है। जम्मू आपने उनसे कश्मीर पूछा बार कि क्या लिखा है? एसोसिएशन जब आप जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कश्मीर को कुछ नहीं में कर जो सकते आपके तो प्रेसिडेंट यूनाइटेड हैं नेशंस को उनके क्या दामाद करेंगे? तो आप उनके यूनाइटेड दामाद तो नेशंस में जज रिकॉर्ड बने क्या हुए चेंज हैं। करेंगे? पहले डिसाइड कर आपके लीजिए हाई आपके कोर्ट बार प्रेसिडेंट एसोसिएशन साहब के के दामाद कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हाई कोर्ट के डिस्प्यूटेड जज क्यों टेरिटरी बने है। हुए हैं? ये वही मैं कह रहा हूँ ना, एक पद पे चलिए, जो मैं सूट कहता करता हूं, पैसे आप कमाने के लिए उस पर मत हाई चलिए। कोर्ट बार पहले एसोसिएशन अपने के प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को बोलिए देख कि के देखें। पहले उनको जरा बोलिए उसको रिजाइन चेंज करके करें, देखें। या तो दामाद को यूनाइटेड बेदखल नेशंस कर को दे। क्या करेंगे? अगर आपका रेजोल्यूशन ये है, आपका कहता हूं, आइन, आप मुझे जिस आइन की आप बताएं, दुहाई कर रहे हैं ना आप अभी, यूनाइटेड नेशन के रिकॉर्ड को 370 चेंज से पहले जो करेंगे। आपका आइन था जम्मू आप कश्मीर हाई का, कोर्ट बार जो हमारा एसोसिएशन आइन था के जम्मू कॉन्स्टिट्यूशन कश्मीर को का, देखें। उसमें आप उसको चौथा जरा चेंज पॉइंट करके लिखा हुआ है, जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन कोई भारत का संविधान नहीं लिखता है। जम्मू कश्मीर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया नहीं है। बार एसोसिएशन एक सेपरेटिस्टों का अड्डा है वो, और उस सेपरेटिस्ट के अड्डे अपने आप में जहां फायदा मिलता है वहां चले जाते हैं। आपके प्रेसिडेंट साहब के दामाद क्यों बने हुए हाईकोर्ट में जज? प्रेसिडेंट साहब को बोलिए रिजाइन करें। देख ले हमारे साथ यहाँ पे आप देख लीजिए। रिजाइन करने को बोलिए पहले अपने बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट यहाँ को। पे निपटिए। रिजाइन करें। सर आप मुझे एक बात गिलानी बता साहब दीजिए, के, क्या गिलानी मैं का बेटा सरकारी नौकरी करता है। आप फॉरेस्ट यूनाइटेड सर्विस नेशंस में को क्या IFS करेंगे? वहाँ पे करता चाइना है, पाकिस्तान है, स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे उनके अलाइज है, यहाँ पे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कॉन्स्टिट्यूशन है। वो पेंशन लेते हैं भारत सरकार से। मगर यही कह रहा हूँ, ये जो 370 हटने से जो सबके वस्त्र निकाले गए हैं, सच्चाई दिखाई गई है, मुखौटा निकाला गया है, यही है 370 का फायदा। हटाने का फायदा मैं यही कहता था। हूं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे जम्मू कश्मीर इज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इट नीड्स अ ट्राइलेटरल रेजोल्यूशन। आप यूनाइटेड नेशन में क्या करेंगे भाई? यूनाइटेड नेशन में चाइना है, पाकिस्तान है, उनके अलाइज है। सर आप अपने घर वहां में पे रखिए रशिया है, उनको, उसकी क्या, वहां पे ईरान है, औकात है, उसको वहां क्या पे करना नॉर्थ है? कोरिया है, अब इस देश में एक ही वहां आइन पे चलता है, मलेशिया वो चलता है, भारत का संविधान। इंडोनेशिया है, आप अपने घर वहां में पे कोई कतर है। कॉन्स्टिट्यूशन बना के रखिए। देखें ये बातें नहीं चलती। आप इंटरनेशनल अपने रिकॉर्ड्स घर को में चेंज कुछ नहीं भी कर करिए, हमें क्या सकते। लेना देना आप उससे? इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते। कश्मीर इज ए ट्राइलेटरल डिस्प्यूट। प्लीज कन्वे टू योर पीपल एंड एस्टैब्लिशमेंट, हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद योर नेबर। पार्टी कौन सी है? साउथ एशियन रीजन के लिए तीसरी बेहतर पार्टी रहेगा कौन कि सी आप है? ट्राइलेटरल डायलॉग स्टार्ट करें। बाबर कादरी साहब, तीसरी पार्टी कौन सी है? आप दोस्ताना तरीके से ट्राइलेटर हल बोल करें। रहे हैं, तीसरी पार्टी कौन सी है? बाबर कादरी साहब, क्या तीसरी पार्टी कौन सी है? फिर से मैं कहता हूं तीसरी पार्टी जम्मू कश्मीर के अवाम है। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर लखनपुर तक
जितने भी लोग हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं, प्राइमरी स्टेक होल्डर। जब तक इनको आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तब तक कोई यूनिलेटरल और बायलेटरल रेजोल्यूशन नहीं होगा। आपने करके देखा, शिमला करके देखा, ताशकंद करके देखा, यूनाइटेड नेशंस देखा, कुछ नहीं हुआ। जब तक ट्राइलेटरल डायलॉग नहीं होगा और तीसरी बात कि आप जम्मू कश्मीर के अवाम को नहीं मानेंगे तब तक कोई मसला हल होने वाला नहीं है। ओके ओके ठीक है रैना जी, आप पहले एक लीडर तो चुन लीजिए। आप ये आपके मुझे समझ में ये देखिए, बाबर कादरी जैसे लोगों को थर्ड पार्टी, आप शेख अब्दुल्ला जो पहले प्रधानमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने एग्री किया एक्सेशन टू इंडिया इज फाइनल। उसके बाद आईन बना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, फिर उसको आपने जेल भी रखा। 52 के बाद आपने उसको जेल भी भरा। कितने साल आपने जेल रखा उनको भी धोखा दे दिया। आपने जम्मू कश्मीर को बाबर कादरी साहब कंप्लीट होने दीजिए ना। बाबर कादरी साहब को धोखा दिया, तभी उसको शैतान मुझे बताइए उसको शैतान चौक क्यों कहते हो आप लोग? हिंदुस्तान सरकार ने उस चौक का नाम शैतान चौक नहीं रखा। मैं कहता हूं कितना धोखा देंगे अपने आवाम को। जम्मू कश्मीर के आवाम को धोखा मिला ही मिला है। बट अपने आवाम को मिसलीड मत करो। आप यूनाइटेड नेशन के रिकॉर्ड को चेंज नहीं कर सकते। वहां पे ये हम अपना रिकॉर्ड चेंज नहीं कर रहे हैं ना। बाबर कादरी साहब ये सिर्फ हम अपने हिसाब से चेंज थोड़ी ना करेंगे। ये तो चेंज नहीं कर रहा है, तजवीज भेजी गई है, हम चेंज कर लीजिए। ये तो एक तजवीज है। आप क्यों इस डिस्प्यूट के दो ही पार्टीज हैं, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान इसलिए पार्टी है क्योंकि जम्मू उनके पास कश्मीर का अवाम, जब तक जम्मू कश्मीर के अवाम को आप स्टेक होल्डर नहीं समझेंगे अमित जी, तब तक सारा सब कॉन्टिनेंट न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बनते रहेगा। याद रखिएगा। नहीं ये गलत है। मैं आऊंगा बाबर कादरी साहब इस मुद्दे पर मैं आऊंगा अभी। बाबर कादरी साहब इस पर आऊंगा। अमित जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, बाबर कादरी साहब आपको भी रोकना चाहूंगा। इफरा जान के पास आऊंगा ब्रेक के बाद और जानने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर को आगे तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए हमें कौन कौन से इकदाम उठाने चाहिए। अगर मसला कश्मीर है तो अब क्यों उसको खत्म नहीं होना चाहिए। एक ब्रेक के बाद कश्मीर तो मुद्दा ही नहीं और इसको लेकर हम यूनाइटेड नेशंस में जाने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि यह मसला जो है पुराना हो चुका है, इसको हटाने पर बात हो रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इफरा जान, देखिएगा मसला कश्मीर हमने बहुत फिल्मों में भी देखा है और रियल लाइफ में भी देखा है, लेकिन अब मसला कश्मीर जब से 370 हटी है मेरे ख्याल से अब रहना नहीं चाहिए। और अगर ये है भी तो इसको ऑफिशियली हटाने की कोशिश की जा रही है। इसमें परेशानी होने की कोई बात ही नहीं है। इसमें परेशानी होने की कोई बात नहीं, लेकिन परेशानी दिक्कत इसमें यह है कि जब भी आप कश्मीर के लिए इतने बड़े बड़े, जम्मू और कश्मीर के लिए इतने बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं जिससे हम लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं, एक जमहूरियत में हम एक्सेप्ट, एक डेमोक्रेसी में हम एक एटलीस्ट इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि एक सरकार जो है अपने लोगों से जिनकी जिंदगियां वो बदलने वाली है उनसे पूछ तो ले, उनसे बात तो कर ले। क्योंकि अभी हम भारत की सरकार के अंडर ही है ना, ब्रिटिश की सरकार के अंडर तो नहीं है। तो आप क्यों कॉलोनियल पावर की तरह बिहेव करते हैं, जहां आप अपने लोगों को जेल में, जिन लोगों पे सबसे ज्यादा आपके डिसीजन का असर पड़ने वाला है, आप उन लोगों को जेल में बंद कर देते हैं। अगर वहां कोई बात करने की कोशिश करे, आपसे कहने की कोशिश करे, देखिए ये कीजिए, आप उस पर PSA लगा के उसको 10-10 साल बंद कर देते हैं। उन लोगों से कभी कंसल्ट भी नहीं करते हैं कि भाई तुम लोगों की जिंदगियां इस डिसीजन से बदल रही हैं। दिल्ली में बैठ के आप डिसीजन लेते हैं उन लोगों से जिनको जम्मू और लखनपुर के बीच रास्ता, जिनको कश्मीर और लखनपुर के बीच का डिस्टेंस भी नहीं मालूम है। तो ऐसे मसले जो है इवेंचुअली ऑन ग्राउंड कैसे सक्सेसफुल होंगे, जिन मसलों में, जिन डिसीजंस में लोकल पॉपुलेशन की कोऑपरेशन ही साथ नहीं होगी। यही मेरा एक सवाल है। ओके ठीक है, इसका जवाब ले लेता है अमित साहब से। अमित रैना जी, ये सवाल कादिर साहब भी उठा रहे हैं और इफरा जान भी उठा रही हैं, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये चीज मुमकिन है? देखिए जहां तक बात हो रही है मुमकिन है सर। 15 लाख भी दे दिए, हिंदुस्तान 15 लाख भी दे दिए, कोरोना भी दगा दिया। कादिर साहब मैं आऊंगा भी। अमित ट्रंप की सरकार भी लाई यूनाइटेड स्टेट्स में।
ठीक है सर, मोदी जी मैं के आऊंगा कहने आपके क्या? पास। वो तो- कादिर साहब मैं आपके वो पास तो आऊंगा ना, लफाजी अमित जी से करते इसके हैं। जवाब ले लेते हैं। 2014 से हम सिर्फ बातें सुनते आए हैं। अरे बीजेपी कादिर सरकार साहब की। सुन तो लीजिए ना। आवाम को दिया क्या? बाबरी साहब बात सुन लीजिए, हम तो 1947 से बातें सुनते आ रहे हैं, सुन लीजिए बात। वही तो बात है। रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स की बात है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर परव्यू में आता ही नहीं है। पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन, 2010 में तेलंगाना का ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आंध्र प्रदेश असेंबली ने 2/3 बहुमत से स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन की खिलाफत करी थी, उसके बावजूद भी तेलंगाना क्रिएट किया गया। तो आईन के मुताबिक और पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी के बाद बिल दोनों अपर और लोअर क्या हाउस में पास आपने हुआ, उसके बाद आर्टिकल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ। जम्मू कश्मीर जहां की तक बात है reorganization के लिए पॉलिटिकल डिटेनीज आपने की, apply एक मिनट, किया? पॉलिटिकल डिटेनीज की, इसको लेकर सुप्रीम क्या कोर्ट में भी आपने पिटीशन गई। आर्टिकल 3 ऑफ इसको इंडियन लेकर कॉन्स्टिट्यूशन जिस इन्वोक जिस किया? पॉलिटिकल डिटेनीज की आज आपने बात हो रही असेंबली है, ऑफ जम्मू जिन एंड पॉलिटिकल कश्मीर को डिटेनीज की देखा? आज बात हो रही आपने है, जम्मू कश्मीर के वो अवामी उनका आज नुमाइंदों ऑफिशियल से बात स्टेटमेंट की? है बुक लॉन्च पे कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर एक्सेशन टू इंडियाज इर्रिवोकेबल एंड फाइनल। ये आज भूतपूर्व मुख्यमंत्री बाबर कादिर साहब देखिएगा, यही तो नुकसान होता है। आप बात कर रहे हैं, बाबर कादिर साहब आप बात सुनते नहीं उनको हैं, तकलीफ आप हो रही है। सुनते नहीं है बात को, खुदा जाने क्यों। लगातार बोले जा रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं मैं आपके पास आ रहा हूं, अमित रैना जी कोई बात समझा रहे हैं, आपके सवाल का जवाब मैंने पूछा है उनसे, आपने बोलने नहीं दे रहा है, बार बार बीच में डिस्टर्बेंस लेकर आ रहे हैं। ये ऐसे डिबेट नहीं होती ना सर, बाबर कादिर साहब, ऐसे डिबेट नहीं होती। मैं आपका सवाल मैंने उनसे बहुत प्यार से अच्छे तरीके से पूछा है। इफरा जान का भी वही सवाल था, आपका भी वही सवाल था, वही सवाल मैं पूछा अमित साहब से। अब आप बीच में बोल रहे हैं तो बताइएगा कि आवाम को क्या समझ में आएगा? यानी कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, बार बार आप मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारे जो नाजरीन है वो बड़े आराम पसंद हैं, उनको मालूम है कि किस तरीके से सलाम पर डिबेट होती है। जरा बता दें, ये अमित रैना साहब को बोलने दीजिएगा। 370 का प्रोसीजर इन्होंने, ठीक है, मैं पूछ रहा हूं ना, क्या इन्होंने आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया? पूछ रहे हैं, वो सब तमाम चीजें पूछ लेंगे। जी अमित जी, सर जरा पूछ जी। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट को लेकर बड़ा ही क्लियर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रावधान है वही फॉलो किया गया। आपको स्टेट से राय लेनी थी, क्योंकि उस समय स्टेट में गवर्नमेंट नहीं थी। जो राय है वो बाइंडिंग नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं है, वो पार्लियामेंट पे बाइंडिंग नहीं है। गवर्नर ने अपनी राय एज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट, और ये वही गवर्नर है जिसे सदर रियासत कहते थे जम्मू कश्मीर आईन में, जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है, बिल्कुल, मोर पावर्स देन चीफ मिनिस्टर हैं उस आईन के तहत। वही गवर्नर है अपनी राय दी और सेंटर ने इम्प्लीमेंट करा। जहां तक बात आती 370 हटने की, 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था, एक ट्रांजिटरी प्रोविजन था, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन गई है। ये एक जुडिशियल प्रोसेस के तहत है, और मुझे लगता है कि हमें जुडिशियल प्रोसेस पे विश्वास रखना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के न्याय का वेट करना चाहिए। जो भी ऑर्डर आएगा वो भारत सरकार को और हर भारतीय को मानना पड़ेगा। एक साल से सुप्रीम कोर्ट हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, एक साल से हमारा केस डेफर किया जा रहा है। 1 करोड़ आप अर्जी डालिए, मैं सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार नहीं जा रहा है। बाबरी मस्जिद का केस, बाबर कादरी साहब आप वकील हैं, आप जा सकते हैं। बाबर कादरी साहब आप तो बाबरी मस्जिद तक पहुंच जा रहे हैं। बात यहाँ कश्मीर की हो रही है, आप बाबरी मस्जिद तक पहुंच जा रहे हैं। हमारे अवाम के साथ आप बताएं, हमारे अवाम के साथ हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने क्या किया? जिस अवाम ने तो बिल्कुल मुझे लगता है आप बाबर कादरी साहब सही कह रहे हैं। मुझे साथ दिया हिंदुस्तान का। मुझे शायद बार बार बताने की जरूरत आन पड़ रही है। जम्मू कश्मीर के अवाम बाबर कादरी साहब, बाबर कादरी साहब, मुझे बार बार आपको बताने की जरूरत पड़ रही है कि आप एक हिंदुस्तानी हैं। ट्रेटर कहते हैं बाबर कादरी साहब, मुझे बार बार जरूरत पड़ रही है आपको कि आप हिंदुस्तानी हैं। बाबर नहीं, आप तो सच्चाई सुनने वाले नहीं, आप अपने आप को हिंदुस्तानी मानने को तैयार नहीं है। आप अपने आप को हिंदुस्तानी मानने को तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीरियों ने, आप हिंदुस्तानी है ना? बाबर कादरी साहब आप हिंदुस्तानी है ना? आप हिंदुस्तानी है ना? आपने ट्रेटर कहा। बाबर कादरी साहब आप हिंदुस्तानी है ना? कादरी साहब देखिएगा, अब आप जवाब नहीं देंगे, अब आपसे जवाब नहीं निकलेगा। नहीं, मुझे आपको बार बार यही याद दिलाना पड़ रहा कि आप हिंदुस्तानी है ना? फरवरी में इनसे पूछे, फरवरी में जब एम्बेसडर्स का डेलीगेशन कश्मीर गया था और ये यूएस एम्बेसडर से मिले थे, इन्होंने उनसे क्या कहा? जम्मू कश्मीर के अवाम इनसे पूछे, इन्होंने उनसे क्या कहा? आपने हमारे बाबर कादरी साहब आज जम्मू कश्मीर के अवाम को बता दीजिए।
बता हमने दीजिए आप 47 जम्मू कश्मीर के आवाम को कि आप साहब टीवी पे क्या बोलते हैं और हमने- पीछे क्या हमारी बोलते leadership ने हैं। आप बताइए, आप जवाहरलाल नेहरू पे आपने एतबार किया। यूनाइटेड क्या वो गलती स्टेट्स की? एम्बेसडर क्या को वो गलती फरवरी की? में क्या वो श्रीनगर गलती में की? क्या कहा? हमको ट्रेडर कहते बाबर हैं। कादरी साहब, जब आप आपने सुनना ही नहीं क्या चाह रहे तो बताइए क्या कहा? फायदा ऐसी जवान डिबेट को। का? ऐसी डिबेट का क्या फायदा बाबर कादरी साहब? आपकी आवाज सही पहुंच नहीं पा रही है, आपकी आवाज पहुंच ही नहीं पा रही है। हाँ, मुझे नहीं करेंगे, हमारी आवाज तो हमेशा दबाई गई, दबाई नहीं जा रही है। हमें तो आप आपको पूरा मैं कहते मौका हैं। दे रहा हूं, लगातार आप बोलते चले जा रहे हैं। जब आप डेकोरेम मेंटेन नहीं करेंगे तो आप बताइए कैसे जाएगी आवाज? आप डेकोरेम मेंटेन नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपके सवालों का जवाब दे रहे आप हैं। इनसे पूछें, आप जो देखिए फिर procedure बोलने था, लगे, Article 370 यही गलती है, क्या यही आपने चीज आप follow दोहरा रहे किया? हैं बार बार, और इसलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि एक बार किसी को सुन लीजिएगा, आपको कोई अगर बता रहा है तो। इफ्रा जान भी हमारे साथ बैठी हुई है, वो भी इस बात को रख रही है, लेकिन कम से कम वो डेकोरेम मेंटेन करके रखी हुई है। वो डेकोरेम मेंटेन कर रही हैं, उनकी बात को सुना जा रहा है, लेकिन आप बात ही नहीं सुन पा रहे हैं, हमेशा अपनी बात करे जा रहे हैं। ये बात ऑन एयर नहीं कर सकता मैं, क्योंकि आप लगातार बोलते चले जा रहे हैं, किसी की बात सुनने के लिए राजी नहीं है। मैं कैसे आपको अलाउ कर दूं? मैं डिबेट में कैसे आपको अलाउ कर दूं? मैं कह रहा हूं कि एक एक करके आपको मैं मौका दे रहा हूं। इफ्रा जान, हमेशा उनको मौका दे रहा हूं मैं, और मेरी डिबेट का सिर्फ एक ही मौजू होता है कि हर एक गेस्ट को अपनी बात रखने का मौका मिले, लेकिन जब तक एक शख्स पूरी बात ना कर ले, दूसरा शख्स उसमें बीच में ना बोले, ये कम से कम इतना तो ध्यान हमें रखना चाहिए। अमित रैना जो कुछ बता रहे हैं, हमने उनसे पूछा है कि क्या इसका प्रोसीजर है। आपने बोला कि उसके अंदर 3 पार्टी है। मैंने उनसे पूछा कि क्या इसके अंदर ऐसा कोई प्रोसीजर है, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? आप बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। बताइए ऐसे कैसे डिबेट हो पाएगी? अमित रैना जी, आप मुकम्मल कीजिए अपनी बात। क्या कंकरेंस नहीं लेनी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखिए, 3 पार्टी नहीं है। मैंने जैसा पहले भी कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है जी। हर भारतीय का जम्मू कश्मीर पे उतना ही हक है जितना हर जम्मू कश्मीर के प्रवासी का भारत पे हक है जी। तो पूरा भारत एक एंटिटी है और एक पार्टी है, और पाकिस्तान दूसरी पार्टी इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर और गिलगिट बाल्तिस्तान आज भी उनके कब्जे में है। इस कारण वो पार्टी, अगर वो आज हमारे पास होते तो शायद पाकिस्तान उसको भी लेकर पार्टी नहीं होती। तो भारत, जम्मू कश्मीर कहीं पे भी पार्टी नहीं है। जम्मू कश्मीर एक इंडिपेंडेंट राज्य नहीं है। बाबर कादरी कुछ भी कहें, और बाबर कादरी साहब, आप फरवरी में यूएस के एम्बेसडर को एक बात करते हो, टीवी में एक बात करते हैं। आपने यूएस एम्बेसडर को कहा कि 370 हटना बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री मोदी इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू इंडिया, और आज आप टीवी में कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो ये दोहरे मापदंड भी नहीं चलेंगे। कहीं ना कहीं मैं आपसे फिर वही विनती कर रहा हूं कि एक ही राह पर चलें। अगर आपको उल्टी ही बात करनी है तो कम से कम उसी राह पर चलें, मगर ये लोगों को गुमराह ना करें। ये जो 370 ने जो मुखौटे हटाए, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि 370 से ऐसे ऐसे मुखौटे हटे हैं कि कश्मीर, देखिए समस्या ये है कि 370 हटने का हालात ही नहीं खराब हुए कश्मीर में। 370 हटने का जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हैं। अलगाववाद, टेररिज्म है, बिल्कुल है, और वो समस्या है, मगर जो पत्थरबाजी के इंसिडेंट थे, जो आगजनी के इंसिडेंट थे, वो नहीं है। और ये शायद कहीं ना कहीं इनको तकलीफ ला रहे हैं। मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूं। 370 का काम था लोगों में to bring equality amongst women, equality against scheduled caste, to bring equality amongst the citizens and residents of Jammu and Kashmir। वो किया है इन्होंने। अगर आपकी आज मोनोपोली खत्म हो रही है तो मैं इसको कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि भारत के आईन में ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई पारसी है, सब भारतीय हैं, और सारे इस प्रदेश को एक भारतीय के रूप में ही देखा जाएगा। ठीक है इफ्रा जान, अब अपनी बात कीजिएगा आप। 2 पॉइंट्स उम्मीद करती हूँ ये भी मुझे नहीं टोकेंगे। 2 पॉइंट्स इन्होंने रेज किए। ये कहते हैं चूंकि ये लीगली हुआ, इसीलिए हमको जम्मू एंड कश्मीर की आवाम को कंसल्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई लीगल प्रोविजन नहीं है। तो इस हिसाब से तो इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी जी ने लागू की थी, वो भी उस हिसाब के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लीगली लाई गई थी। लेकिन हमने देखा जब इमरजेंसी, एक मिनट, मैं आपकी बात नहीं काट रहा हूं, मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर रहा हूं, क्योंकि आप फिर मेरी बात को मरोड़ रही हैं। मैंने कहा the recommendation of state government is not binding on the parliament and union government। मैंने ये कहा, मैंने आपको क्लैरिफाई कर रहे हैं अपनी बात को। इफ्रा जान वो अपनी बात को क्लैरिफाई कर रहे हैं, वो आपको बीच में नहीं रोक रहा है, वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्लैरिफाई करते हैं प्लीज। आप मरोड़ लो, मेरी बात को घुमाइए मत, मरोड़िए मत, मेरी ये विनती है आपसे। नहीं, आप अपने टाइम में बात कीजिए, जो भी बोलना है आपको। मुझे ठीक है, अपनी बात मुकम्मल कीजिए। फिर एक लास्ट में कादरी साहब के पास जाना चाहूंगा, मेरे पास बहुत वक्त कम है। इफ्रा जान, बहुत कम शब्दों में अपनी बात।
जम्मू एंड कश्मीर की आवाम को ग्राउंड लेवल पे कंसल्ट नहीं करेंगे, आप कहेंगे कोई ऐसा प्रोविजन ही नहीं है, कोई प्रावधान ही नहीं है, तो आपको हैरानी क्यों होती है जब वो जम्मू एंड कश्मीर की आवाम आपसे कोऑपरेट नहीं करती है, जब टेररिज्म के इंसिडेंट्स होते हैं, जब लोग कहते हैं हमको आपके साथ नहीं रहना, जब जम्मू में आज लोग टोल प्लाजाओं पे इतना शोर मचा रहे हैं, जब लद्दाख के बीजेपी चीफ खुद आके रिजाइन करते हैं, कहते हैं कि बीजेपी की सरकार से हमको कोई लेना देना नहीं है, तो आपको क्यों परेशानी होती है? आप क्यों मिल गया ना, यूनियन टेरिटरी मिल गया उनको मैम, उसी पे नाराज थे वो, यूनियन टेरिटरी मिल गया उनको। मैं 1 सेकंड लूंगा, अब फिर आप बाबर कादी से समाप्त करवा लीजिए कि 1 सेकंड लूंगा, ठीक है इफराजान, ओके, बहुत कम वक्त है जरूरी जी, है। अमित जी बहुत कम शब्दों में, मेरे पास बहुत कम वक्त है। 1 सेकंड लूंगा, सिर्फ 1 सेकंड जी। ये जो बात कह रहे हैं कि लोगों से राय नहीं ली गई, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में बड़ा क्लियर था कि 370 हटाना है। 2014 के इलेक्शन में लार्जेस्ट वोट शेयर था 35%। ठीक है सर, इसका मसले का कोई हल नहीं निकल पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। माजरत चाहूंगा कि वक्त मेरे को इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन एक हेल्दी डिबेट के लिए देखिएगा इतना टाइम अगर वेस्ट हो जाता है तो उसमें तमाम चीजें रह जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप जो हिंदुस्तान के लिए बात करते हैं तो हिंदुस्तान के मफाद के लिए बात करेंगे। एक बार फिर से तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मसला कश्मीर जरूर रहा होगा, लेकिन अब यह कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जाहिर तौर पर यूएन में इसको हटाने की बात कही जा रही है। उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान आगे इस तरह से कामयाब होता रहेगा। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी सलाम।